हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन में पढ़ रहे थे हम निषेचन की क्रियाविधि। और निषेचन की क्रियाविधि में हमने 4 चरण पढ़ लिए थे। अब नंबर 5वां चरण आता है वलकुटी क्रियाएं एवं निषेचन कला का निर्माण। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहले कि जो एग जो होता है, अंड जो होता है, अपने को पता है कि एग एक सेल है, एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। और कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये भी आपको पता है। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग। तो इस एग के अंदर, इस अंड कोशिका के अंदर गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिकांग होता है। ये गोल्जी काय क्या करता है? ये गोल्जी काय जो कोर्टिकल कणिकाएं होती हैं, कोर्टिकल कणिकाएं जो होती हैं, कणिकाओं की स्राव को प्रेरित करता है। किसके स्राव को प्रेरित करता है? कोर्टिकल कणिकाओं के स्राव को प्रेरित करता है। और ये कोर्टिकल कणिकाएं होती कहाँ हैं? देखो भैया, ये जो है ना कोर्टिकल कणिकाएं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर होती हैं। कहाँ होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल चारों किनारों पर होती हैं, इसकी परिधि के पास में होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके साथ में होती हैं कोर्टिकल कणिकाएं। और ये कोर्टिकल जो कणिकाएं होती हैं वो एक एंजाइम का स्राव करती हैं। उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, उसका स्राव करती हैं, जिसके कारण प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उससे विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जिसके कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये इससे क्या हो जाती है? पृथक। किससे? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कब होती है? जब ये कोर्टिकल कणिकाएं ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करती हैं, जिसके कारण इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? पृथक। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही कोर्टिकल कणिकाएं ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करेंगी, स्राव करते ही विटेलाइन मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो गया? अलग। उसके बाद क्या होता है कि जो कोर्टिकल कणिकाएं होती हैं, वही कोर्टिकल कणिकाएं ट्रिप्सिन के बाद में अब क्या करती हैं? म्यूकोपेप्टाइड का स्राव करती हैं। म्यूकोपेप्टाइड। और ये म्यूकोपेप्टाइड जो होता है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको जल के लिए पारगम्य बना देता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जल के लिए क्या कर देता है? पारगम्य बना देता है, जिसके कारण दोनों झिल्लियों के मध्य, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, दोनों झिल्लियों के मध्य जल भर जाता है। क्योंकि जल के लिए क्या होगी? पारगम्य। जिसके कारण इन दोनों झिल्लियों के मध्य क्या भर जाता है? जल। जिसके कारण इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोनों के बीच का स्पेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है पैराविटेलाइन स्पेस। पैराविटेलाइन स्पेस कहा जाता है। उसके बाद कोर्टिकल कणिकाएं जो होती हैं, फिर से कोर्टिकल कणिकाएं पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्राव करती हैं। पर ऑक्सीडेज एंजाइम का क्या करती हैं? स्राव। जिसके कारण ये जो एंजाइम है पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या करता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, पहले विटेलाइन मेम्ब्रेन थी, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो मतलब कि बॉन्ड जो होते हैं, मतलब कि प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन जो है उसके जो टायरोसिन होते हैं, टायरोसिन सिरे, प्रोटीन के टायरोसिन
सिरों में क्रॉस बॉन्ड बनाता है। ये पेरोक्सीडेज, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इस विटेलाइन में क्या होती है, प्रोटीन, और प्रोटीन के जो टायरोसिन सिरे होते हैं उसमें क्रॉस बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना 5वां चरण था, वल्कुटी क्रियाएं और निषेचन कला का निर्माण। उसके बाद नंबर 6 पे क्या होता है देखना, जब ये क्या है, शुक्राणु है, ये क्या है, शुक्राणु। जब इस शुक्राणु का केंद्रक, हमने पहले बताया था आपको, समीपस्थ तारक केंद्र और माइटोकॉन्ड्रिया जब एग के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, अंडाणु में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु में मतलब कि क्या होता है, उपापचयी क्रियाएं होने लगती हैं। और ये जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इसमें होता क्या है कि जो एग की जो मेम्ब्रेन होती है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है, वो धनायन के प्रति क्या हो जाती है, पारगम्य, धनायन के प्रति क्या हो जाती है, पारगम्य, यानी कि धनायन को क्या करती, ग्रहण करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये जो एग है, इस एग में जो योग है, पित्तक, उसका तेजी से क्या होता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट, ये जो एग है, इस एग में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती, तेज, प्रोटीन संश्लेषण जो है उसकी क्रिया क्या हो जाती है, तेज होने लग जाती है। और इसके अलावा जो समीपस्थ तारक केंद्र है, क्योंकि शुक्राणु का क्या क्या एंटर किया है, एक तो केंद्रक, एक समीपस्थ तारक केंद्र, एक माइटोकॉन्ड्रिया। समीपस्थ तारक केंद्र जो है वो किसका निर्माण करने लग जाता है, वो करने लग जाता है तर्कु तंतु का। जब वो तर्कु तंतु का निर्माण करता है तो उस समय वो तर्कु तंतु जो है आगे चलकर विदलन को क्या करता है, प्रेरित करता है, विदलन जो है उसको प्रेरित करता है। विदलन आप जानते हो क्या होता है, विदलन का मतलब कि युग्मनज में होने वाले प्रारंभिक समसूत्री विभाजन क्या कहलाते हैं, विदलन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 6 स्टेप थी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर बिल्कुल क्या कर चुका है, स्पर्म बिल्कुल एंटर कर चुका है किसके अंदर, एग के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना नंबर 7 पे, और वो आता है प्राक केंद्रकों का संलयन। वो क्या आता है 7 नंबर पे, प्राक केंद्रकों का संलयन, प्राक केंद्रकों का संलयन। इसमें क्या होता है भैया देखना, देखो अंडाणु में जैसे ही शुक्राणु एंटर करता है, अंडाणु में जैसे ही शुक्राणु एंटर करता है तो शुक्राणु का न्यूक्लियस जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, समीपस्थ तारक केंद्रक जाता है, जिसमें से न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है, सबसे आगे होता है। क्योंकि हमने शुक्राणु की जब संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था सबसे टॉप पे होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम हो गया अंडाणु की भित्ति गलाने का, वो खत्म हो गया। उसके बाद में कौन बचता है, केंद्रक बचता है। तो सबसे आगे कौन हो गया, केंद्रक। देखो जैसे ही केंद्रक इस एग के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही शुक्राणु का केंद्रक इस एग के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही एग में एंटर करता है तो वो 180 डिग्री की कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री की कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का केंद्रक जो है वो फूल का इंटरफेज में चला जाता है, इंटरफेज। और आपको पता है इंटरफेज कौन सी फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है। चला गया, जिसे नर प्राक केंद्र कहा जाता है, नर प्राक केंद्र कहा जाता है। उसके बाद उसी समय अंडाणु का जो केंद्रक होता है, ये एग है, इस एग का जो केंद्रक होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जिसे बोला जाता है कैरियोमियर्स। उसे क्या बोला जाता है, कैरियोमियर्स। और ये कैरियोमियर्स आपस में संयुक्त होकर, ये कैरियोमियर्स आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, मादा प्राक केंद्र बनाते हैं। ठीक है,
अब नर पराग केंद्र और मादा पराग केंद्र, नर पराग केंद्र और मादा मतलब कि जो पराग केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, ये नर पराग केंद्र ये मादा, ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों एक संयोजन स्थल की ओर गति करते हैं। ये इधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, और संयोजक स्थल पर पहुंचकर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, जिससे एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। और निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, युग्मनज में परिवर्धन होता है, और परिवर्धन होकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था निषेचन का। उसके बाद एक शब्द आता है बहुशुक्राणुता। बहुशुक्राणुता क्या होती है? बहुशुक्राणुता का मतलब सामान्यतः एक एग में एक ही स्पर्म प्रवेश करता है, लेकिन कभी कभी एक एग में एक से ज़्यादा स्पर्म प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे बोला जाता है बहुशुक्राणुता। मतलब कि एक अंडे में एक से ज़्यादा शुक्राणुओं का प्रवेश, पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता। यहाँ पे जो ये बनी है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, आने वाले शुक्राणु को क्या करती है, रोकती है। सिर्फ एक ही शुक्राणु क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद बहुशुक्राणुता के बाद में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन का महत्व क्या है। देखिए निषेचन जो है उसका महत्व ये है कि नर व मादा युग्मक अगुणित होते हैं। नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, लेकिन जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। गुणसूत्र की संख्या किसके समान होती है, जनक के समान होती है, 46 होती है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखती है। नेक्स्ट, नर और मादा जो है युग्मक जो होते हैं उनमें जब निषेचन होता है, निषेचन के कारण निषेचन होगा, निषेचन के कारण संतति जो बनेगी, उस संतति में नर और मादा दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। नर और मादा दोनों के लक्षण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके बाद समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के पश्चात युग्मनज में विदलन को प्रेरित करता है। समीपस्थ तारक केंद्र किसको प्रेरित करता है, निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है, मतलब कि विदलन, क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज को प्रेरित करता है। उसके बाद निषेचन के पश्चात जो शुक्राणु है, उस शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल में तो दोनों XX होते हैं, मेल में XY होता है, यानी कि लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है संतति में वो कौन करता है, वो स्पर्म करता है, मेल करता है। ठीक है, ये थे निषेचन जो है उसके महत्व।